हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ से पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होती है। और ये पॉलिटिकल साइंस का जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ और एसएससी, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ वो 2 पार्ट्स में हुआ था। 2 पार्ट्स में हुआ तो हम देखते हैं। सबसे पहले जो विकास हुआ वो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम के द्वारा। मीन्स हम बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले शासन करना शुरू किया था, और उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो शासन चला था वो 1773 से लेके 1853 तक चला। और 1853 के बाद 1857 का रिवॉल्यूशन हो गया, 1857 की लड़ाई हो गई। और 1857 की लड़ाई के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर छीन करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई थी, और ब्रिटिश शासन चलाया गया था 1858 से लेके 1947 तक। 1947 तक ब्रिटिश शासन चलाया गया था। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में पढ़ेंगे। 1773 से लेके 1853 तक क्या क्या चेंजेस हुए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है ब्रिटिश संसद के 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। कितने सदस्यीय? 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और इसका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था। 5 वर्ष का कार्यकाल होता था। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। मतलब बंगाल का जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का ही 1773 के बाद, तो वो कौन बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है 1774 में क्या हुआ था। 1774 में अब हम देखते हैं 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था 1774 में। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कि कंपनी में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे थे ना तो वो निजी रूप से व्यापार कर सकते थे और ना ही भारतीयों से कोई उपहार ले सकते थे। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये आपको याद रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य अलग किए गए और व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए थे। यहाँ तक आया सभी को समझ? कि सबसे पहले हमने 1773 का चार्टर अधिनियम पढ़ा। उसमें क्या हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सबसे पहले 1774 में क्या की गई थी? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें 4 सदस्य थे और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 5 साल का होता था। और दूसरी चीज़ क्या हुई? पहले बंगाल का गवर्नर होता था, रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का गवर्नर, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यहाँ तक आपको यही चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं हम
इस एक्ट में, कौन से एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में, एक तो क्या किया गया, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, राजनीतिक कार्य अलग और व्यापारिक कार्य अलग कर दिए गए। और इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की भी अनुमति दे दी गई थी। किसको? जो निर्देशक मंडल बनाया गया था वो कंपनी के जितने भी व्यापारिक मामले थे उनका क्या कर सकता था, निरीक्षण कर सकता, अधीक्षण कर सकता था। परंतु राजनीतिक मामलों के प्रतिबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। राजनीतिक मामलों को कौन देखेगा? नियंत्रण बोर्ड। उसके बाद हम देखते हैं 1786 का अधिनियम। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का अधिनियम आया और इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल जो था वो परिषद जो होती थी उसके जो भी निर्णय होते थे उनको निरस्त भी कर सकता था, मतलब खारिज कर सकता था, और अगर वो सही हैं तो उन्हें लागू भी कर सकता था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। प्रधान सेनापति भी इसी के अंदर बना दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। ये जो दोनों ही अधिकार थे किसने प्राप्त किए थे? गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई और जो भी होता था गवर्नर जनरल वो क्या कर सकता था, निर्णय को रद्द भी कर सकता था और लागू भी कर सकता था। और ये दोनों अधिकार किसको मिले? सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको मिले? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके। उसके बाद देखो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के अधिकार कितने साल के लिए बढ़ गए? 20 वर्ष के लिए। यह 1793 में हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया? भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय किया गया था। कितने रुपए खर्च कर सकते थे? 1 लाख रुपए। ये कौन से अधिनियम में आया? ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय हैं उनकी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। फिर क्या था? कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार पर जो कंपनी का एकाधिकार था उसे भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार के एकाधिकार को, कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब भारतीय व्यापार पर अधिकार नहीं करेगी, बशर्ते वो सिर्फ क्या कर सकती थी? चीन के साथ चाय के व्यापार कर सकती थी। चीन के साथ अपना चाय का व्यापार कर सकती थी। उसके अलावा जो भी व्यापार के एकाधिकार थे कंपनी के वो सब समाप्त कर दिए गए थे। उसके बाद देखते हैं हम 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 का चार्टर एक्ट आया और उसमें क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो कौन बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन बनाए गए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे अब उनसे अब क्या बनने लगे? भारत के गवर्नर जनरल। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये याद रहेगा। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया था। कौन होता था? एक कानूनी सदस्य। चौथा व्यक्ति आ गया था कानूनी सदस्य। उसके बाद सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कौन आए? मैकाले को कानूनी सदस्य बना दिया गया था। उसके बाद देखेंगे हम इस एक्ट के तहत सह परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया था। जो भारत का गवर्नर जनरल होता था अब वो पूरे भारत के लिए क्या बना सकता था? कानून बना सकता था पूरे भारत के लिए। उसके बाद हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे। इसमें क्या हुआ था? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को, कौन सी शक्तियाँ?
विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया था कि विधायी शक्तियां अलग होंगी। विधायिका कौन होती है? जो कानून बनाती है, और कार्यपालिका कौन होती है? जो कानूनों को लागू करती है। 1853 के एक्ट के द्वारा इन दोनों को अलग कर दिया गया था। विधि निर्माण हेतु, विधि का निर्माण करने के लिए किसकी स्थापना की गई? भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और इसी के तहत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही एक और कार्य किया गया था कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था। ओपन कंपटीशन रख दिया गया कि जो भी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अब दे सकते हैं। किसी भी जाति धर्म आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा गया था। ये अब हमने जितना भी इतना पढ़ा है वो हमने पढ़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर किस किस तरीके से शासन चलता था। इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं अब वो देख लेते हैं। अब थोड़े से ही क्वेश्चन हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? अधिनियम कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट। और अगर बात की जाए कि कब स्थापित की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1774 में। 1774 में क्या की गई थी? स्थापना की गई थी 1774 में। और एक्ट कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखो, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। यस, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? नहीं, इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? इम्प्टे। कौन थे? इम्प्टे। इम्प्टे को बनाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ठीक है, केवल 1, और दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं। अब हमें करना है मिलान। मिलान हम करेंगे तो सबसे पहले नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके तहत की गई थी? इसकी स्थापना की गई पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों के में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? चार्टर अधिनियम 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई? चार्टर अधिनियम 1833 के अंदर। ये सही है, याद होगा, अभी याद हो जाएगा। नियंत्रण परिषद 84 एक्ट के तहत, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के तहत, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी? क्या था जिसके तहत अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी? तो 1813 का चार्टर एक्ट था या नहीं? अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। तो 1873 के चार्टर अधिनियम के तहत रखी गई थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आया था। यस, आया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी आया था। और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद भी हुआ था। यस, प्राचीनवादियों के बीच में और अंग्रेज जो थे उनके बीच में भी विवाद इसको लेकर के हुआ था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को कौन सी शिक्षा दी जाए? अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा अधिनियम आया जिसके तहत ये किया गया था? तो ये अधिनियम था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या कहा गया कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के किसी भी व्यापार पर अधिकार नहीं रखेगी, केवल चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। आगे चलते हैं हम। 6 क्वेश्चन। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या क्या सही है इसमें? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। 1813 में किया गया था। यस,
ये सही है पहला। दूसरा, इसमें कंपनी के द्वारा एक अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था। यस, कि कंपनी के द्वारा एक अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसका रहेगा, संप्रभुता किसकी रहेगी, ब्रिटिश क्राउन की। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है, ये गलत है कि ब्रिटिश में नहीं रहा था, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में रहा था। कब से आया ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, 1858 से लेके 1947 तक। उसके बाद देखते हैं 7th क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833। इसके तहत क्या किया गया था कि भारतीयों को अंग्रेजी प्रशासन में हिस्सा लेने का अधिकार दे दिया गया था। आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं और एक हमने आज टॉपिक ख़त्म कर लिया, और वो टॉपिक कौन सा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर कब से लेके कब तक शासन चलाया गया था। तो 1773 से लेकर 1853 तक। तो कल मिलते हैं हम सभी एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।